पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सी गॉड और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। अब आगे देखेंगे। नाइन कलर्ड गॉडेस का बूस्ट अपनी तरफ के किसी भी गॉड पर असर करता है और गॉड ऑफ इमोशंस भी इसका अपवाद नहीं था। इसके अलावा गॉड ऑफ इमोशंस भी डूलवो दालू से आया था, इसलिए वह उसके बूस्ट के साथ बहुत तेजी से तालमेल बिठा पाया। जब उसके सिर के पीछे 8 रिंग हेलो मौजूद था और उसे उसका बूस्ट मिला, तब भले ही वह अभी सुप्रीम गॉड के स्तर तक नहीं पहुंचा, लेकिन वह सुप्रीम गॉड के नीचे का सबसे शक्तिशाली गॉड बन चुका था। इसी वजह से वह थोड़े समय के लिए 4 ओरिजिनल सिन गॉड्स को कंट्रोल कर सका और उनमें से एक को जोरदार आउटब्रेक के जरिए दबा पाया। इतनी ताकत हर किसी को चौंका देने के लिए काफी थी, लेकिन दूसरी ओर टैंग सान का सामना कर रहे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, मानो उसने यह सब देखा ही न हो। उसके दिल में स्थिति अब भी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं गई थी। गॉड ऑफ इमोशंस चाहे जितना भी ताकतवर हो, वह 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स के खिलाफ अकेले नहीं टिक सकता। अभी अभी की लड़ाई में उसने बहुत ज्यादा खपत कर ली थी। उसकी डिवाइन पावर अब लगभग खत्म होने वाली थी और बटरफ्लाई गॉड के साथ उसका फ्यूजन भी जल्द ही समाप्त होने वाला था। जैसा कि उम्मीद थी, लड़ाई से अलग होते ही गॉड ऑफ इमोशंस तुरंत पीछे हटा और गॉड ऑफ कुकरी की दिशा में उड़ गया। गॉड ऑफ कुकरी भी उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस समय गॉड ऑफ लेजीनेस, गॉड ऑफ जेलसी और गॉड ऑफ एरोगेंस तीनों एक साथ उसके पीछे नहीं गए। गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ लेजीनेस ने गॉड ऑफ इमोशंस का पीछा किया, जबकि गॉड ऑफ जेलसी एक झटके में फीनिक्स गॉड की ओर कूद पड़ी। सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, बल्कि 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स भी मानते थे कि उनकी कुल ताकत ज्यादा है। ऊपर से अपनी ताकत के बावजूद सेकंड लेवल गॉड से दबाए जाने के कारण उनके दिलों में गहरी खींच भरी हुई थी। गॉड ऑफ जेलसी ने साफ सोच लिया था कि जैसे ही फीनिक्स गॉड को गिराया जाएगा, 2 ओरिजिनल सिन गॉड्स आजाद हो जाएंगे। गॉड ऑफ लस्ट और गॉड ऑफ ग्लटनी दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। जब वे मुक्त होंगे तो उनकी संयुक्त ताकत पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए काफी होगी। गॉड ऑफ जेलसी को फीनिक्स गॉड की ओर बढ़ते देख टांग सान का सामना कर रहे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में भी चमक आ गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले ही महसूस कर चुका था कि टांग सान की शूरा सोड धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। यह साफ संकेत था कि टांग सान की डिवाइन पावर घटने लगी है और उस पर लगा दबाव जल्द ही खत्म होने वाला है, और जैसे ही वह पलटवार करेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दूर खड़ी गॉडेस ऑफ लाइफ ने आह भरी, लड़ाई को देखते हुए धीरे से आंखें बंद कर लीं। रोंग नियनबिंग ने नवजात छोटे टैंग वुलिन को गोद में लिया हुआ था। वह भी बेबस होकर सिर हिलाते हुए आह भर बैठा। 7 एलिमेंटल गॉड्स की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? लगभग सभी मौजूद गॉड्स को इस लड़ाई का अंत दिखाई दे रहा था। अब इसमें कोई सस्पेंस बाकी नहीं था। इसी पल अचानक कोई हिला। वह शाओवू थी, सी गॉड की उपाधि वाली शाओवू। उसका शरीर चमका और वह नीली बिजली की तरह गॉड ऑफ जेलसी की ओर झपट पड़ी। उससे लड़ रहे गॉड ऑफ डैमेज की स्पीड उससे साफ तौर पर कम थी। वह जल्दी से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन आधा कदम पीछे रह गया और उसके इस अचानक हमले को रोक नहीं सका। गॉड ऑफ जेलसी ने शाओवू की इस हरकत को तुरंत भांप लिया और महसूस किया कि वह उसी की ओर आ रही है। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या यह खुदकुशी नहीं थी? जहां पहले शाओवू और गॉड ऑफ डैमेज की लड़ाई चल रही थी, वह जगह फीनिक्स गॉड और उसके द्वारा रोके गए 2 ओरिजिनल सिन गॉड से ज्यादा दूर नहीं थी। शाओवू समय समय पर इनडिटर्मिनेट डिस्टर्बेंस डालती रहती थी, ताकि वह गॉड ऑफ लस्ट और गॉड ऑफ ग्लटनी को लगातार कंट्रोल में रख सके। नहीं तो सिर्फ फीनिक्स गॉड की ताकत उन दोनों को रोकने के लिए काफी नहीं थी। शाओवू सी गॉड की शक्ति को नियंत्रित कर रही थी, जो गॉड ऑफ डैमेज से भी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसका ध्यान बंटा हुआ होने के कारण गॉड ऑफ डैमेज किसी तरह उससे बराबरी बनाए हुए था। अब गॉड ऑफ जेलसी का आना उस आखिरी तिनके जैसा था जो संतुलन को तोड़ सकता था। यह बैलेंस टूटने ही वाला था। गॉड ऑफ जेलसी ने फीनिक्स गॉड की ओर उड़ना छोड़ दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि शाओवू की स्पीड बहुत तेज है और वह फीनिक्स गॉड पर हमला करने से पहले ही उसे रोक लेगी। इसलिए वह वहीं रुक गई और घूमकर सामने आ गई। गॉड ऑफ जेलसी की गहरी गुलाबी डिवाइन पावर आसमान में फैल गई और एक भयानक जेलसी से भरा चेहरा बन गई, जो सी गॉड शाओवू को निगलने के लिए आगे बढ़ा। भले ही उसका बैटल एक्सपीरियंस मानव लोक से आए गॉड्स जितना न हो, लेकिन वह फिर भी एक फर्स्ट लेवल गॉड थी। उसके पास लड़ाई का पर्याप्त अनुभव था। गॉड ऑफ जेलसी भी कंट्रोल में माहिर थी और उसका लक्ष्य बहुत साफ था, गॉड ऑफ डैमेज के साथ आगे पीछे से हमला करना।
फिनिक्स गॉड को दबाने की तुलना में श्याओवू को दबाना कहीं ज्यादा मायने रखता था। सी गॉड की शक्ति एक बात थी, लेकिन उससे भी बढ़कर वह टंगसान की पत्नी थी। याद रहे, जब गॉड ऑफ डैमेज ने पहली बार हमला किया था तो श्याओवू को पकड़ने की वजह से ही टंगसान ने समर्पण किया था। अब अगर वह गॉड ऑफ डैमेज के साथ मिलकर श्याओवू को फिर से पकड़ लेती तो यह लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। श्याओवू की ताकत गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड के बूस्ट जितनी नहीं थी। गॉड ऑफ जेलसी के जेलसी से भरे चेहरे का सामना करते हुए श्याओवू के चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक उठा। उसने अपने हाथ में पकड़े गोल्डन ट्राइडेंट को उठाया। सुनहरी रोशनी धुएं जैसे बादलों में बदल गई और सीधे गॉड ऑफ जेलसी के चेहरे की ओर बढ़ी। यह सी गॉड गोल्डन ट्राइडेंट की यूनिक स्किल थी। व्हाइट क्लाउड्स एम्प्टी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दोनों पक्षों की डिवाइन पावर हवा में टकराई और पूरे संसार में अचानक जबरदस्त बदलाव आ गया। कल्टीवेशन के लिहाज से गॉड ऑफ जेलसी और सी गॉड के बीच अब भी अंतर था, लेकिन सी गॉड को श्याओवू नियंत्रित कर रही थी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन यह मत भूलो कि श्याओवू के हाथ में अभी भी गोल्डन ट्राइडेंट मौजूद था। हालांकि गोल्डन ट्राइडेंट की क्वालिटी अभी भी असुरा सोर्ड से कम थी, लेकिन टैंगसान द्वारा सालों तक पोषण दिए जाने के बाद वह अपनी मूल सीमा को पहले ही तोड़ चुका था। इसीलिए जब जेलसी का चेहरा व्हाइट क्लाउड खेंजाइकोंग से टकराया तो गहरे गुलाबी और सुनहरे रंग आपस में उलझ गए। धीरे धीरे गहरा गुलाबी रंग सुनहरी रोशनी से बिखरने लगा और सुनहरी धुंध का एक बड़ा हिस्सा उस चेहरे की ओर उमड़ पड़ा। गॉड ऑफ जेलसी ने दांत भींच लिए। वह जानती थी कि इस समय पीछे हटना मुमकिन नहीं था। एक बार पीछे हटी तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। उसने अचानक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तीव्र जेलसी उभर आई। उसकी आंखें पूरी तरह डार्क पिंक हो गईं और अचानक उसकी आंखों से डार्क पिंक रोशनी की दो किरणें निकलीं, जो सीधे श्याओवू की आंखों की ओर चली गईं। जेलसी लाइट। जेलसी लाइट से टकराने पर चाहे सामने गॉड हो या इंसान, दिल में छिपा अंतहीन जेलसी का ओरिजिनल सिन जाग उठता है। जैसे ही दिल में जेलसी होती है, वह सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति कुछ समय के लिए खुद पर नियंत्रण खो देता है। हर ओरिजिनल सिन गॉड के पास इसी तरह की क्षमता होती है और यही उनकी सबसे शक्तिशाली टेक्निक भी होती है। गॉड ऑफ जेलसी ने खुद की बिल्कुल परवाह नहीं की। जेलसी लाइट का प्रयोग करने का मतलब सोर्स पावर की खपत था और इसके बाद वह हिलने डुलने में भी सक्षम नहीं रहती। अगर विरोधी की अटैक स्पीड तेज होती तो उसे गंभीर चोट भी लग सकती थी। तो क्या श्याओवू की अटैक स्पीड काफी तेज थी? जवाब साफ था, हाँ, बिल्कुल तेज थी। गोल्डन ट्राइडेंट की पानी जैसी धार से एक गोल सुनहरा हेलो निकला और सीधे गॉड ऑफ जेलसी पर जा गिरा। उसे कसकर बांधने वाली यह टेक्निक सी गॉड की यूनिक स्किल थी, एंडलेस ट्रबल्स। लेकिन उसी समय श्याओवू खुद भी जेलसी लाइट से टकरा चुकी थी और एक पल के लिए उसका पूरा शरीर गुलाबी रंग से ढक गया। गॉड ऑफ जेलसी ने साफ देखा कि भले ही श्याओवू का शरीर गुलाबी रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी पूरी तरह साफ थीं। उसके मन में अनायास ही प्रशंसा जाग उठी। वह वाकई टंगसान की पत्नी होने के योग्य थी। उसके दिल में जरा भी जेलसी नहीं थी, जो उसके हृदय की शुद्धता को दर्शाता था। हालांकि यह बात भी गॉड ऑफ जेलसी पहले से जानती थी। जेलसी लाइट से टकराने के बाद भले ही दिल में जेलसी न हो, फिर भी ओरिजिनल सिन की परीक्षा के कारण शरीर एक सेकंड के लिए जड़ हो जाता है और गॉड्स की लड़ाई में एक सेकंड ही काफी होता है। श्याओवू के पीछे गॉड ऑफ डैमेज दो विशाल स्लेजहैमर्स घुमाते हुए पहुंच चुका था और उसने उन्हें जोर से नीचे गिराया। गॉड ऑफ जेलसी का लक्ष्य पूरा हो चुका था। उसने जानबूझकर श्याओवू से आमना सामना किया था ताकि इसी पल उसका असर दिखे। श्याओवू की व्यक्तिगत शक्ति उससे और गॉड ऑफ डैमेज से ज्यादा थी, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर गॉड ऑफ डैमेज पूरी ताकत से हमला करे तो वह तुरंत श्याओवू को दबा सकता था। लड़ाई खत्म होनी ही वाली थी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने भौहें सिकोड़ी और एक पल में फिर से आंखें खोल लीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यह सबॉर्डिनेट, जिसे डैमेज गॉड भी कहा जाता है, मानव लोक से आया था। गॉड रेल्म में आने के बाद से ही वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अधीन रहा और उसका सबसे विश्वसनीय राइट हैंड बन गया। इस डैमेज गॉड की शक्ति असीम थी और उसे हरक्यूलिस भी कहा जाता था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे इसलिए महत्व देता था क्योंकि उसका स्वभाव शांत था और वह बेहद बुद्धिमान था। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स की तुलना में वह कहीं कम उग्र था और उसकी ताकत युद्ध में पूरी तरह दिखाई देती थी। शुद्ध विनाश की शक्ति। अगर उसका स्लेज हैमर सच में श्याओवू के शरीर पर गिर जाता
तो शावू वाकई गंभीर खतरे में पड़ जाती। गॉडेस ऑफ लाइफ के हाथों में हरी रोशनी का एक गोला चमक उठा। वह पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही क्यावू की जान को खतरा होता, वह तुरंत हस्तक्षेप करती। चाहे जो भी हो, वह ज्यावू की जान बचाती। दूसरी ओर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखें अचानक सख्त हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, टंगसान, क्या तुम अब भी हार स्वीकार नहीं करोगे? इस समय टांगसान का सामना स्याओवू की दिशा की ओर था। यह भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा जानबूझकर बनाई गई स्थिति थी। वह चाहता था कि टांगसान स्याओवू को खतरे में देखे। और सुप्रीम गॉड्स के बीच यह लड़ाई ऐसे समय चल रही थी जब टांगसान की डिवाइन पावर लगातार घट रही थी। वह मानता था कि यह दृश्य देखकर टांगसान तुरंत बेकाबू हो जाएगा और इसी के साथ लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन निराश हुआ। टैंगसान के चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसकी जगह वहां एक हल्की सी मुस्कान थी। वह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई थी, मानो सब कुछ पहले से ही नियंत्रण में हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दिल अचानक डूब गया और जो अशुभ भावना पहले से थी वह कई गुना बढ़ गई। खतरा है। हां, सच में बहुत बड़ा खतरा। डैमेज गॉड का विशाल हथौड़ा शाओवू पर गिरने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका शरीर हवा में आगे की ओर फिसल गया और वह एक झटके में शाओवू के ऊपर से निकल गया। यहां तक कि वह गॉड ऑफ जेलसी के सिर के ऊपर से भी उड़ता हुआ सीधे युद्ध क्षेत्र के पीछे जा गिरा। गॉड ऑफ जेलसी पहले ही फीनिक्स गॉड के काफी करीब थी। डैमेज गॉड उसके ऊपर से उड़ते हुए सीधे फीनिक्स गॉड की ओर पहुंच गया। गॉड ऑफ जेलसी ने मन ही मन गाली दी, यह मूर्ख, पहले शाओवू से निपटना चाहिए था, फीनिक्स गॉड से क्यों भिड़ गया? शाओवू को दबाने का असर पूरे बैटलफील्ड पर कहीं ज्यादा होता। सच में पूरा बेवकूफ है। लेकिन जैसे ही वह मन में यह सब सोच रही थी, अचानक उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। पीछे से एक भयानक शक्ति आकर उससे टकराई। उसे लगा मानो उसके शरीर की सारी डिवाइन पावर झकझोर कर निकाल दी गई हो। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। गहरे गुलाबी रंग की किरणें उसके सातों छिद्रों से एक साथ फूट पड़ीं। उसका नाजुक शरीर हवा में लड़खड़ा गया और काली रोशनी के एक बड़े गुच्छे में समा गया। गॉड ऑफ जेलसी सप्रेस्ड। गॉड ऑफ जेलसी को दबा दिया गया। इस पल यह चौंकाने वाली आवाज पूरे गॉड रेल में गूंजती हुई महसूस हुई। किसने सोचा था कि जब नतीजा पहले ही तय लग रहा था, तब ऐसा अजीब दृश्य सामने आएगा, मानो सब कुछ ही बदल गया हो। और यह सब करने वाला सिर्फ एक ही देवता था। हाँ, गॉड ऑफ डैमेज। उसका विशाल हथौड़ा वापस खींच गया। चांदी के कवच में लिपटा हुआ गॉड ऑफ डैमेज ऐसे खड़ा था मानो कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि उसका सिर भी कवच से ढका हुआ था। कोई भी इस वक्त उसके हाव भाव नहीं देख सकता था। गॉड ऑफ जेलसी के सिर के ऊपर से छलांग लगाने के अगले ही पल उसी ने अपना हथौड़ा उसके पीठ पर दे मारा। अनसर्टन स्टॉर्म के नियंत्रण में फंसा हुआ गॉड ऑफ जेलसी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वह सीधा गॉड ऑफ डैमेज की डिवाइन पावर से झटक दिया गया और फिर उसके द्वारा दबा दिया गया। दबा दिए जाने तक भी गॉड ऑफ जेलसी यह समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या। अफसोस की बात यह रही कि वह शाओवू के चेहरे पर आई उस हल्की मुस्कान को नहीं देख सकी, जब उसका गहरे गुलाबी रंग का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। हाँ, स्याओवू यह सब जानती थी और यह पूरी तरह से पहले से ही अनुमान लगाया हुआ था। गॉड ऑफ जेलसी को लगा था कि वह और शाओवू एक दूसरे को नियंत्रित करके नतीजा तय कर लेंगी, लेकिन शाओवू के दिल में भी बिल्कुल यही सोच थी। फर्क सिर्फ इतना था कि गॉड ऑफ जेलसी को इसका एहसास नहीं था। वे दोनों ही नियंत्रण में थीं। अभी अगर गॉड ऑफ डैमेज का हमला उनमें से किसी पर भी पड़ता तो वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाती। और यह चौंकाने वाला पलटवार पूरा करने के बाद गॉड ऑफ डैमेज इस समय बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर दहाड़ लगाई, हेड द स्काई विदाउट अ ग्रिप, हेड द अर्थ विदाउट अ रिंग। उसके हाथों में मौजूद दो विशाल हथौड़े अलग अलग रंगों में चमक उठे। एक चमकता हुआ सुनहरा था, दूसरा चमकता हुआ चांदी जैसा। दोनों हथौड़ों को उसने एक साथ जोर से आगे फेंका। उनका लक्ष्य था फीनिक्स गॉड और गॉड ऑफ लस्ट के नियंत्रण में मौजूद गॉड ऑफ ग्लटनी। स्याओवू एक पल के लिए जमी रह गई थी, लेकिन फिर वह दोबारा हिलने लगी। सी गॉड ट्राइडेंट एक बार फिर ऊपर उठाया गया। हालात अभी भी अस्थिर थे, लेकिन वह बेहद संभल कर उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। हालांकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यह सब अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन अपनी शक्तिशाली कॉन्शियसनेस के जरिए वह सब कुछ साफ महसूस कर सकता था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गुस्से से दहाड़ उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह मान ही नहीं पा रहा था कि उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ
इस सबसे अहम मोड़ पर उससे गद्दारी कर जाएगा। यह उसके लिए पूरी तरह असहनीय था, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने नंगी खड़ी थी, जिस पर यकीन न करना नामुमकिन था। बूम, बूम। दो भारी धमाकों के बीच गॉड ऑफ लस्ट और गॉड ऑफ ग्लटनी भी गॉड ऑफ डैमेज के हथौड़ों के नीचे ढह गए और उसके द्वारा दबा दिए गए। इसके साथ ही फीनिक्स गॉड भी आजाद हो गया। यहां की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। अब तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अधीन मौजूद 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स में से गॉड ऑफ इमोशन ने गॉड ऑफ ग्रीड को दबा दिया था। वहीं गॉड ऑफ डैमेज ने गॉड ऑफ लस्ट, गॉड ऑफ ग्लटनी और गॉड ऑफ जेलसी को दबा दिया। उसकी अपनी अचानक की गई कार्रवाई को जोड़ दिया जाए तो 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स में से पूरे 5 बाहर हो चुके थे। अब केवल 3 देवता बचे थे। इनमें से गॉड ऑफ राथ और नेदर व्हाइट टाइगर घूमते हुए लड़ रहे थे और धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस पहले ही ज्यादा दूर नहीं थे और गॉड ऑफ इमोशन के पीछे पहुंच चुके थे। लेकिन युद्ध का पूरा दृश्य अब एक हैरान कर देने वाले पलटाव में बदल चुका था। दोनों पक्षों के बीच का अंतर पूरी तरह से बराबर हो गया था। क्या अब भी कोई मौका बचा है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने खुद से पूछा। हाँ, बिल्कुल है। तंगसन, ये मत समझना कि तुम जीत गए हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजा। उसके हाथ में मौजूद सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक लहराया और जोर से असुरा सोर्ड से टकराया। पिछली असुरा ब्लड सोर्ड की लड़ाइयों में टैंगसान की डिवाइन पावर काफी हद तक खर्च हो चुकी थी। इस बेरहम टक्कर में उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कुछ दूरी बना ली। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपने हाथ में मौजूद सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऊपर उठाया। इस पल उसने अपने दिल में मौजूद सारी हैरानी, सदमा और गुस्सा दबा दिया। उसकी खून सी लाल आंखें धीरे धीरे गहरे बैंगनी रंग में बदल गईं। उसके चारों ओर डिस्ट्रक्शन लाइट का एक विशाल गोला फैल गया। टेंगसान का चेहरा भी गंभीर हो गया। जिस तरह गॉड ऑफ शूरा के पास ब्लड सोर्ड ऑफ शूरा जैसी ताकतवर डिवाइन स्किल है, उसी तरह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास भी अपनी खुद की एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन स्किल है, डिस्ट्रक्शन। यही वह शक्ति थी जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब सामने लाने जा रहा था। आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सुप्रीम गॉड है। हालांकि हालात एक पल में पलट गए थे, फिर भी उसने तुरंत सही फैसला लिया। भले ही उसके अधीन 5 फर्स्ट लेवल गॉड्स पहले ही गिर चुके थे, लेकिन दुश्मन पक्ष की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। गॉड ऑफ इमोशन और टैंग वुतोंग की सोल फ्यूजन स्किल अब खत्म होने ही वाली थी। गॉड ऑफ इमोशन आज यहां कई लड़ाइयां लड़ चुका था और उसकी खपत बेहद ज्यादा हो चुकी थी। गॉड ऑफ कुकरी और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स की शक्ति भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। इतनी आसानी से रिकवर करना संभव नहीं था। नेदर व्हाइट टाइगर की तरफ गॉड ऑफ राथ को बढ़त मिल चुकी थी। अगर सब कुछ उनके पक्ष में रहा तो गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस जल्दी ही गॉड ऑफ इमोशन के जोड़े और गॉड ऑफ कुकरी ऑफ गॉडेस ऑफ 9 कलर्स के जोड़े को हरा सकते थे। उसके बाद वे फिर से सी गॉड, डिस्ट्रक्शन गॉड और फिनिक्स गॉड का सामना करते। भले ही वे उन्हें पूरी तरह न हरा पाएं, लेकिन कम से कम हालात को बराबरी पर रोक सकते थे। इसलिए इस लड़ाई का अंतिम नतीजा असल में टैंगसान और उसके बीच होने वाली इस टक्कर पर ही निर्भर करता था। अगर टैंगसान ने पहले असुरा ब्लड सोर्ड का 2 बार इस्तेमाल न किया होता, तो शायद उसके जीतने की उम्मीद अब भी बची रहती। लेकिन अब उसकी डिवाइन पावर जरूरत से ज्यादा खर्च हो चुकी थी। जैसे ही उसे जल्दी से हरा दिया जाएगा, पूरी स्थिति फिर से उसके नियंत्रण में आ जाएगी। यह फैसला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक ही पल में कर लिया था। अब वह यह सोचने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अधीन किसी ने उससे पीठ क्यों फेर ली। इस समय उसके लिए सिर्फ एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी, इस लड़ाई की अंतिम जीत। इसी वजह से इसी क्षण उसने टंगसान पर अपना सबसे ताकतवर हमला शुरू किया। ऐसा हमला जो आकाश और धरती दोनों को नष्ट कर देने वाला था। आसमान बैंगनी हो गया और धरती अंधेरी पड़ गई। डिस्ट्रक्शन की भयानक भावना ने पल भर में गॉड रेल्म के इस हिस्से को बैंगनी बिजली के जंगल में बदल दिया। यह थंडर फॉरेस्ट देखने में भले ही सीधा हमला करता हुआ न लगे, लेकिन वहां मौजूद हर देवता के दिल में बिना किसी वजह के निराशा और सब कुछ नष्ट कर देने के ख्याल उमड़ने लगे। उनके दिलों में मौजूद डिस्ट्रक्शन की आभा तुरंत ही इस बिजली के जंगल द्वारा खींच ली गई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की दिशा में इकट्ठा होने लगी। स्वर्ग और धरती का विनाश, यही है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मूल नियम। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था, उसे इसी पल टंगसान को हराना था। उधर इसी समय गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस पहले ही गॉड ऑफ इमोशंस से ज्यादा दूर नहीं रह गए थे। गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ कुकरी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।
उनके चेहरों पर जरा भी डर नहीं था, मानो पहले उनकी डिवाइन पावर इतनी ज्यादा खर्च ही ना हुई हो। लेकिन तभी 9 कलर्ड गॉडेस पीछे से उड़ती हुई आई और एक बार फिर 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पागोडा में बदल गई। इस बार वह गॉड ऑफ कुकरी की हथेली पर नहीं उतरी, बल्कि टैंग सान की ओर उड़ गई, जो थोड़ी ही दूरी पर था। गॉड ऑफ एरोगेंस ने ठंडी हंसी भरी। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने अपने दाएं हाथ की उंगली उठाई और एक नीली रोशनी 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पागोडा की ओर भेज दी, ताकि उसकी उड़ान को रोका जा सके। लेकिन उसी पल गॉड ऑफ इमोशंस ने कदम उठाया। बटरफ्लाई गॉड के साथ उसकी सोल फ्यूजन स्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, और उसी क्षण उसके शरीर से निकलने वाली डिवाइन पावर की आभा अचानक जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस दोनों एक साथ चौंक गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस समय गॉड ऑफ इमोशंस से निकलने वाली डिवाइन पावर की तरंगें पहले से कम नहीं थीं, जब वह एक साथ 4 ओरिजिनल सिन गॉड्स को नियंत्रित कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? क्या इस आदमी की डिवाइन पावर कभी खत्म ही नहीं होती? ये तो बिल्कुल असंभव होना चाहिए था। लेकिन गॉड ऑफ इमोशंस ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि उसके भीतर चमत्कार जैसे कभी रुकते ही नहीं। उसने दाएं हाथ से आगे की ओर इशारा किया। बर्फीली नीली रोशनी की एक किरण निकली और गॉड ऑफ एरोगेंस की डिवाइन लाइट को रोक लिया। इतना ही नहीं, गॉड ऑफ इमोशंस की आभा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई, और बेहद ठंडी हवा ने दोनों ओरिजिनल सिन गॉड्स को घेर लिया। एब्सोल्यूट जीरो, अल्ट्रा लो टेम्परेचर रेंज कंट्रोल सोल स्किल। इसी समय गॉड ऑफ कुकरी भी आगे बढ़ा। एक चौंकाने वाली रक्तिम रोशनी अचानक उठी और उसका पूरा शरीर उसी रक्त प्रकाश में समा गया। फिर वह गायब हो गया। सूरा ब्लड सोर्ड। गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस लगभग एक साथ चिल्ला उठे। उनकी आवाजों में साफ डर था। वह तो असुरा ब्लड सोर्ड थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सुरक्षा के बिना वे पूरे गॉड रेल्म के सबसे ताकतवर एकल हमले का सामना कैसे कर सकते थे? एक पल के लिए दोनों ओरिजिनल सिन गॉड्स की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वे जल्दी से एक साथ आ जाएं और अपनी डिवाइन पावर को पूरी सीमा तक मुक्त कर दें। असुरा ब्लड सोर्ड? क्या गॉड ऑफ कुकरी वाकई शूरा ब्लड सोर्ड को फिर से इस्तेमाल कर सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? दूर खड़ी गॉडेस ऑफ लाइफ ने यह दृश्य देखा तो उसका सुंदर चेहरा हल्का सा कांप गया। वह बेबसी से सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। जस्ट टीजिंग यू, गॉड ऑफ कुकरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लाल रोशनी कुछ पल के लिए झिलमिलाई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बेशक उसके लिए असुरा ब्लड सोर्ड का दोबारा इस्तेमाल करना नामुमकिन था। चाहे जो भी हो, वह आखिर एक सेकंड लेवल गॉड ही था। भले ही कोई खास तरीका हो जिससे शूरा ब्लड सोर्ड की नकल करके हमला किया जा सके, लेकिन उसे संभालने के लिए इतनी डिवाइन पावर उसके पास नहीं थी। 9 कलर गॉड और उसकी अपनी शक्ति को जोड़ देने पर भी पहले हुए भारी खर्च की भरपाई संभव नहीं थी। लेकिन इसी समय गॉड ऑफ इमोशंस की मदद से उसने गॉड ऑफ इमोशंस की इमिटेशन स्किल का सहारा लिया और साथ ही शूरा ब्लड सोर्ड की आभा को बाहर निकाला। बस इतना ही काफी था कि दोनों ओरिजिनल सिन गॉड्स पूरी तरह डर जाए, और इसी छोटे से समय में 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा उड़ते हुए आगे निकल गया और तांगसान के ठीक पीछे जा पहुंचा। पगोडा हैज 9 फ्लोर्स। जिस 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा में वह बदली थी, उसकी सबसे ऊपरी मंजिल से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल पड़ी। जैसे ही वह सुनहरी रोशनी निकल पड़ी, पूरा 9 ट्रेजर ग्लेज्ड पगोडा शुद्ध सोने की तरह चमकने लगा। उसके चारों ओर मानो अनगिनत दिव्य संगीत बज रहे हों। डिस्ट्रक्शन से भरी इस बिजली वाली दुनिया में भी वह दृश्य बेहद सुंदर और लोगों का ध्यान खींचने वाला था। वह सुनहरी रोशनी सीधे टेंगसन के शरीर पर जा गिरी और लाल रंग वाले शुरा गॉड को पूरी तरह सुनहरे रंग में बदल दिया। अगले ही पल तांगसान का शरीर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भयानक शक्ति में डूब गया, जिसके किनारों पर नीला बैंगनी रंग की परत थी। उसके भीतर छिपे विनाशकारी तूफान की कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। डिस्ट्रक्शन की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म छोड़ने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों की चमक काफी फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसी फीकेपन के साथ साथ उनमें पागलपन भरी उत्तेजना की एक परत भी दिखाई दे रही थी। इस पल 9 ट्रेजर्स ग्लेज टाइल पगोडा में बदलाव आने लगा और वह काफी अजीब लगने लगी। सुनहरे रंग का उसका टावर बॉडी ऊपर वाली मंजिल से धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर पूरी तरह बुझ गया। उसके बाद दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। इस तरह एक एक करके सभी परतें मंद होती चली गईं। 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल पागोडा की आभा भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। दूसरी ओर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।
खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करने वाले गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस गुस्से से भड़क उठे। उनकी डिवाइन पावर एक बार फिर भड़क उठी। अब वे गॉड ऑफ इमोशंस से उलझना तक नहीं चाहते थे। वे बस गॉड ऑफ कुकरी को मार देना चाहते थे, जिसकी दाढ़ी और आड़ू के फूल जैसी आंखों में उन्हें बेहद घिनौना भाव दिखाई दे रहा था। यह इंसान सच में बेहद चिढ़ाने वाला था। उसी की वजह से उनकी सबसे अहम मौका बर्बाद हो गया था। गॉड ऑफ कुकरी मुस्कुराया, पलटा और गॉड ऑफ इमोशंस के पीछे छिप गया। लेकिन इसी समय गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में उलझन दिखाई देने लगी। उसका दायां हाथ धीरे धीरे उसके सामने उठा। उसकी दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्य उंगली के बीच एक छोटी सी, बेहद नुकीली और फुर्तीली सी दिखने वाली चाकू थी। उस छोटे चाकू से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसके हत्थे पर एक बेहद जीवंत सा भूत का सिर उकेरा गया था, जो थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा था। लेकिन जैसे ही गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस की नजर उस चाकू पर पड़ी, वे चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा तक कांप रही है। इतने छोटे से चाकू से उनकी स्पिरिट सच में डर रही थी। यह कंपी सीधे दिल से आ रही थी, जीवन की मूल इंस्टिंक्ट से। इसका मतलब साफ था कि यह छोटा सा चाकू सच में उन्हें चोट पहुंचा सकता है, बल्कि उनकी जान तक ले सकता है। वे देवता हैं, चाहे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कितने ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो डिवाइन पावर गॉड ऑफ कुकरी पर हमला करने वाली थी, वह तुरंत वापस खींच ली गई। दोनों ओरिजिनल सिन गॉड्स गंभीर नजरों से गॉड ऑफ इमोशंस को देखने लगे। किसी भी शक्तिशाली डिवाइन स्किल की सबसे ज्यादा ताकत तब होती है जब वह अभी छोड़ी नहीं गई हो। जैसे ही वह चलती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि तब उसका नतीजा तय हो चुका होता है। गॉड ऑफ इमोशंस के हाथ में मौजूद चाकू किसी भी पल वार कर सकता था, लेकिन वह बस वहीं स्थिर मंडरा रहा था। इसके बावजूद उसके शरीर से निकलने वाली डिवाइन पावर लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। उसके शरीर पर मौजूद पर्पल गोल्डन रंग की आभा धुएं की धाराओं में बदलकर उस चाकू में समा रही थी। यहां तक कि उसके सिर के पीछे मौजूद 8 रिंग हेलो भी एक एक करके टूटने लगे और सीधे उस चाकू में विलीन हो गए। गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस के दिल में साफ था कि उन्हें चाकू चलने से पहले ही उसे रोकना चाहिए था, या उसे मजबूर करना चाहिए था कि वह वार करे। वरना अगर वह इसी तरह ताकत जमा करता रहा, तो उस चाकू की शक्ति आसमान हिला देने वाली हो सकती थी। लेकिन सोचने के बावजूद वे कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो भी गॉड ऑफ इमोशंस पर हमला करता, उसे उस चाकू की पूरी शक्ति झेलनी पड़ती और अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती। आखिर कौन इतना साहस करेगा? गॉड ऑफ इमोशंस शायद इसी बात को समझ चुका था, इसलिए उसके हाथ का चाकू लंबे समय तक सक्रिय नहीं हुआ। उसके सिर के पीछे का लाइट व्हील लगातार टूटता रहा। इस प्रक्रिया के दौरान 7 अलग अलग इमोशंस लगातार उस छोटे से चाकू में डाले जा रहे थे और उसकी आभा को और भी ऊंचा उठा रहे थे। यह किस तरह की क्षमता है? अब जाकर गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस को समझ आया कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहता था कि भविष्य में गॉड ऑफ इमोशंस एक सुप्रीम गॉड बन सकता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसके पास अब भी इतनी डिवाइन पावर कैसे बची हुई है? गॉड ऑफ कुकरी ने गॉड ऑफ इमोशंस के कंधे के पीछे से सिर निकालकर चालाकी भरी आवाज में कहा। गॉड ऑफ एरोगेंस और गॉड ऑफ लेजीनेस दोनों पल भर के लिए ठिठक गए। वे पूछना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके दिल में जिज्ञासा जरूर थी। गॉड ऑफ कुकरी हंसा और बोला, ठीक है, आज मैं अच्छा इंसान बनता हूं और तुम्हें बता देता हूं। देखो, यह क्या है? कहते हुए उसने अपनी कलाई घुमाई और अचानक उसके हाथ में एक सॉसेज प्रकट हो गया। यह सॉसेज लाल रंग की थी, उस पर से चर्बी टपक रही थी और दिखने में बेहद स्वादिष्ट लग रही थी। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं डूलवो कॉन्टिनेंट में था, तब मेरा निक नेम क्या था? मुझे अंकल बिग सॉसेज कहा जाता था और मैं इन्हीं सॉसेज पर जीता था। ये वाली सॉसेज बिग रिकवरी सॉसेज कहलाती है। इसे खाने से फिजिकल स्ट्रेंथ और डिवाइन पावर दोनों वापस आती हैं। जब गॉड ऑफ कुकरी डूलवो कॉन्टिनेंट में था, तब उसे गॉड ऑफ कुकरी डूलवो कहा जाता था और उसकी मुख्य क्षमता यही सॉसेज थे। बाद में इसे डूलवो कॉन्टिनेंट के फूड सिस्टम का नंबर एक मार्शल सोल माना गया, इसलिए इसकी ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गॉड रेल्म में आने के बाद उसे लड़ाई का ज्यादा मौका नहीं मिला। वह और 9 कलर्स गॉडनेस दोनों ही लड़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी भी देवता ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर वे इंसानी दुनिया से देवता बनकर गॉड रियल्म तक पहुंच सके और अभी भी सेकंड लेवल गॉड्स थे, तो यह कैसे संभव था कि उनके पास अपनी कोई खास और ताकतवर क्षमता न हो?
जब 9 कलर्स गॉडेस लगातार अपनी शक्ति दिखा रही थी, उसी समय गॉड ऑफ कुकरी पूरी टीम का एक बेहद अहम हिस्सा था। थोड़ी देर पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ओरिजिनल सिन गॉड्स ने देखा था कि टैंग सान और बाकी लोग मुंह में कुछ चबा रहे थे। दरअसल वे गॉड ऑफ कुकरी द्वारा बनाई गई अलग अलग तरह की सॉसेज खा रहे थे। अलग अलग सॉसेज का असर भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, गॉड ऑफ कुकरी के पास सिर्फ एक ही ऐसी सॉसेज है जो उसे कुछ समय के लिए लड़ने की क्षमता देती है, और वह है कॉपी मिरर सॉसेज। यह मिरर इमेज की तरह डिवाइन स्किल को कॉपी करने वाली सॉसेज होती है, जिसका असर बेहद शानदार होता है। इससे वह किसी डिवाइन स्किल को कॉपी करके खुद इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर तंग सन ने शुरुआत में ही अशुरा ब्लड सोडो का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि वह जानता था कि इससे उसकी डिवाइन पावर बहुत ज्यादा खर्च होगी? फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? दुश्मन के कॉम्बो को तोड़ने के अलावा सबसे अहम वजह यह थी कि पीछे खड़ा गॉड ऑफ कुकरी उस स्किल को कॉपी कर सके। यही वजह थी कि बाद में शूरा ब्लड सोर्ड डुओ दिखाई दिया। बेशक गॉड ऑफ कुकरी ने जो वह जोरदार हमला किया था, उसकी ताकत तभी दिखी थी जब उसने 4 तरह की सॉसेज एक साथ इस्तेमाल की: फर्म गोल्डन फ्लाई सॉसेज, हाइपर एक्टिव पिंक सॉसेज, मोर देन हाफ डायमंड सॉसेज और बियॉन्ड लिमिट डार्क ग्रीन सॉसेज। यही उस वॉर की मूल शक्ति थी। हालांकि यह व्यक्ति लड़ाई में अच्छा नहीं था। उस एक वॉर के बाद उसे आगे हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस पीछे रहकर सॉसेज बनाना ही काफी था। उसकी क्षमताएं 9 कलर्स गॉड्स की क्षमताओं के साथ एक दूसरे को पूरा करती थीं। पति पत्नी एक दूसरे को बूस्ट करते थे, जिससे उसकी सॉसेज बनाने की रफ्तार काफी बढ़ जाती थी। फिर भी हाई लेवल सॉसेज बनाने में समय लगता है। इसी वजह से उसकी सबसे ताकतवर सॉसेज ज्यादातर टैंग सान और गॉड ऑफ इमोशंस को ही दी जाती थीं। यही कारण था कि ओरिजिनल सिन गॉड्स को लग रहा था कि ये दोनों असामान्य रूप से शक्तिशाली हैं। गॉड ऑफ कुकरी की यह पूरी कहानी सुनने के बाद गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ लेजीनेस के चेहरे पर भाव और भी ज्यादा बदल गए। उसी पल उनके मन में एक विचार उभरा। अगर गॉड ऑफ इमोशंस ने यह सॉसेज खाई और उसकी लड़ने की ताकत इतनी देर तक बनी रही, तो टैंग सान का क्या? सुप्रीम गॉड, सी गॉड और शूरा गॉड होने के नाते टैंग सान ने भी तो वही सॉसेज खाई होंगी। उसने भी वही सॉसेज खाई और ऊपर से 9 कलर्स गॉडेस का बूस्ट भी मिला। तो क्या नतीजा बेहद डरावना नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल पागोडा की आखिरी मंजिल पर मौजूद सुनहरी रोशनी लगभग बुझने ही वाली थी और हालात बेहद नाजुक हो चुके थे, उसी समय डिस्टर्बिंग हेवन एंड अर्थ से बना वह विशाल काला प्रकाश का गोला अचानक बदल गया। उस डिस्टर्बेशन बॉल की सतह पर अचानक एक दरार दिखाई दी। वह दरार एक रक्त लाल तलवार की धार थी। इसके बाद गोले के भीतर सुनहरी रोशनी फट पड़ी और एक आकृति अचानक बाहर निकल आई। हवा में रक्त लाल किरणें फैल गईं और आसमान से एक विशाल तलवार प्रकट हुई, जो एक भयानक असुरा ब्लड सोर्ड में बदलकर सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर जा गिरी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पहले लगा था कि भले ही उसका हमला टैंग सन को मार न पाए, लेकिन कम से कम उसकी ज्यादातर डिवाइन पावर खर्च कर देगा और जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन जब असुरा ब्लड सोर्ड एक बार फिर दिखाई दी, तो पहली बार उसकी आंखों में असमंजस और हार की झलक दिखी, क्योंकि वह साफ महसूस कर सकता था कि इस तलवार में मौजूद डिवाइन पावर टैंग सन द्वारा पहले इस्तेमाल की गई पहली असुरा ब्लड सोर्ड से जरा भी कम नहीं थी। यह कैसी ताकत है? वह लगातार 3 बार असुरा ब्लड सोर्ड का इस्तेमाल कर पाया। यहां तक कि पुराने समय का असुरा गॉड भी अगर लगातार 3 बार इसका उपयोग करता, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे घट जाती। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉड ऑफ कुकरी की बातें नहीं सुनी थीं, इसलिए अब तक वह यह समझ ही नहीं पाया था कि टैंग सन इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसने फिर से सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन उठा लिया। उसके सिरे पर बैंगनी काली डिस्ट्रक्शन पावर इकट्ठा होकर एक विशाल ब्लेड में बदल गई, जिसे उसने हवा में ऊपर उठा लिया। दूर खड़ी गॉडेस ऑफ लाइफ का नाजुक शरीर हल्का सा कांप गया। वह आगे उड़ना चाहती थी, लेकिन आखिरकार रुक गई, क्योंकि उसे टैंग सान पर भरोसा था। वह मानती थी कि जीतने के बाद भी टैंग सान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सच में नहीं मारेगा। जैसे ही दोनों हमले टकराए, एक जोरदार धातु टकराने की आवाज गूंजी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का शरीर जोर से कांप उठा। आसमान की बैंगनी काली बादलों में विशाल सुनहरी दरारें पड़ गईं और धरती की काली परत भी टूटने लगी, मानो जमीन से अनगिनत हवा की धाराएं उठ रही हों। वह विशाल असुरा ब्लड सोर्ड फिर से टैंग सान के शरीर में बदल गई। टैंग सान ने दोनों हाथों से असुरा सोर्ड को पकड़ा और उसे सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन पर जोर से दबा दिया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में हिंसक पागलपन भरा हुआ था। उसके सेप्टर के सिरे पर बना डिस्ट्रक्शन ब्लेड धीरे धीरे टूट चुका था। अब वह सिर्फ सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन के असली शरीर के सहारे ही शूरा सोर्ड को रोक पा रहा था। लेकिन असुरा सोर्ड की धार पहले ही सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन में कई इंच तक धंस चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह 1/3 तक घुसने ही वाली हो। सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा सुपर डिवाइन वेपन भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। यह साफ दिखाता था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरह टेंग सान द्वारा दबा दिया गया था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अचानक सिर उठाकर आसमान की ओर गुस्से से दहाड़ लगाई। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से घने बैंगनी काले बादल उठने लगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।